Hello guys, very good evening. So welcome you all in my YouTube channel Civil Engineering Gurukul. So this is first lecture of concept through question, that is CTQ, which I had already announced in previous session. So from this lecture we are going to start the concept through question of subject mechanics and mechanics of structure. ओके सो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर से हम लोग कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है, यानी जो मैंने बताया था CTQ, उसका जो पहला पार्ट है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि ये जो CTQ जो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का बैच है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये CTQ बैच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके और जितने भी सारे क्वेश्चंस अभी कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस कहीं नहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या तो आए हैं, या तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, या तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स, इसका पहला पार्ट है जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके मेरा नाम शहबाज अख्तर है और मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल के माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्टेशन, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के बहुत सारे यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपको डिटेल्ड में वीडियो को देखना है, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके और आप जो भी ये स्टडी करना चाहते हैं वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। सो अभी का ये जो स्पेशल बैच है, जिसमें हमने सैटरडे एंड संडे को स्पेशल बैच रखा है, जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के प्रॉब्लम जो कि हमें करने हैं वो हम आज इस बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके सो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड को, जो आपके फ्रेंड्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको जरूर शेयर करें। ये वीडियो सारे बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड थर्ड सेमेस्टर जो भी है, क्योंकि मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो ये क्वेश्चन का पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके क्या है? मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके सो अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे क्या है? बेस्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप जब भी CTQ बैच में आएंगे तो आप कम से कम उसके बेसिक्स को जरूर देख करके आएंगे कि मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स पार्ट क्या क्या होते हैं, और इसके बारे में आप लोगों ने पहले के सेमेस्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा है और मैक्सिमम फाइनल ईयर के बच्चे ही हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ एक बार रिवाइज कर ले, फिर आप यहाँ पर आएँ ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ पाए। ओके तो देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि मटेरियल के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, है ना? क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं? हार्डनेस होते हैं, मेलेबिलिटी होते हैं, डक्टिलिटी होते हैं, प्लास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है, ब्रिटलनेस है, टफनेस है। ओके तो इन सारे पे ये जो बेस्ट क्वेश्चन मैं भी कराने जा रहा हूँ उसी पे बेस्ड है। ओके जैसे कि आपको पता है कि हार्डनेस क्या होता है, हम अगर कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी विच इनेबल्स द मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, वेयर एंड एब्रेजन, पेनिट्रेशन बाय हार्ड ऑब्जेक्ट्स, है ना? अगर हम कहें कि हार्डनेस क्या होता है, तो कोई भी अगर मटेरियल है, अगर मटेरियल पे आप स्क्रैचिंग कर रहे हैं, मटेरियल पे क्या कर रहे हैं आप? स्क्रैचिंग कर रहे हैं इस तरीके से, है ना? स्क्रैचिंग कर रहे हैं, तो स्क्रैचिंग करने के बाद में जो हमारा जो उसमें पेनिट्रेशन है, ठीक है, उसमें पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे मटेरियल कहेंगे हम ये हार्ड है ना? तो यही कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी बाई विच द मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग, वेयर एंड एब्रेजन, है ना? मतलब स्क्रैचिंग को, एब्रेजन को क्या करे? रेजिस्ट करे। वैसे प्रॉपर्टी ऑफ, वैसे जो प्रॉपर्टीज होते हैं मटेरियल के, वैसे उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है मेलेबिलिटी। क्या आता है? मेलेबिलिटी। मान लो मेलेबिलिटी क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। मेलेबिलिटी मतलब होता है कि मान लो कि आप इस मटेरियल पे अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इस मटेरियल में क्या होगा कि यहाँ पे इसके जो चारों डायमेंशन उसमें चेंजिंग होगा। क्या होगा? चेंजिंग होगा।
विदाउट ब्रेकिंग, है ना, तो उसे कहा जाता है मेलेबिलिटी। तो देखेंगे आप, जैसे ये मटेरियल है, इस मटेरियल में ये चेंजिंग आया, है ना, चेंजिंग आया, तो ये जो चेंजिंग आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग द कॉम्प्रेसिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड द मेलेबल, है ना। हम देखते हैं ना कि टीन का जो पतला चादर होता है उसको कोई भी अगर पीटते हैं हम लोग किसी भी मटेरियल के थ्रू, तो मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल अपने पतले शेप में कवर्ड हो जाता है ना। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलेबल, है ना। तो वो जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल को उसको कहते हैं मेलेबिलिटी, है ना। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ द प्रॉपर्टी विच इनेबल्स द मटेरियल टू अंडरगो ग्रेट चेंजेस इन साइज। क्या हो रहा है, ग्रेट चेंज इन साइज विदाउट रप्चर अंडर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज नॉन एज अ मेलेबिलिटी। ओके, जब भी हम कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करें किसी भी मटेरियल पे, तो उसका जो एक्सटेंशन है, उसका जो डायमेंशन का एक्सटेंशन है लार्ज पार्ट में होता है विदाउट फ्रैक्चर। ओके, दैट इज कॉल्ड मेलेबल। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी है। इसका मतलब होता है कि ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसके द्वारा क्या होता है कि ये जो है एक लंबे वायर के रूप में एक्सटेंड होता है विदाउट दी फ्रैक्चर। मान लो कि इस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस तरीके से कोई भी मटेरियल है, इस पर फोर्स अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स को अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ये जो मटेरियल है इसका एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, इसका एक्सटेंशन होता है इस तरीके से विदाउट फ्रैक्चर। मतलब ये लंबे वायर के रूप में क्या होते हैं, खींचे जा सकते हैं बिना टूटे हुए। क्या खींचे जा सकते हैं, लंबे वायर के रूप में खींचे जा सकते हैं विदाउट ब्रेक किए हुए, है ना। विदाउट ब्रेक किए हुए इसका एक्सटेंशन ज़्यादा लंबा दूर तक हो सकता है। वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। क्या कहा जाता है, डक्टाइल, है ना। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैनॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। ओके, कहने का मतलब है कि आपने किसी मटेरियल पे क्या किया, लोड को अप्लाई किया। इसे रब कर देता हूँ। ओके, आपने किसी भी मटेरियल पे क्या किया, लोड अप्लाई किया। कोई भी मटेरियल है, इस पे आपने क्या किया, मान लो टेंसाइल फोर्स ही इस पे अप्लाई किया आपने, है ना। टेंसाइल फोर्स आपने इस पे अप्लाई किया। आपने टेंसाइल फोर्स तो अप्लाई किया, लेकिन इसका एक कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा। क्या होगा, टेंसाइल फोर्स आपने जब अप्लाई किया तो इस मटेरियल का कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, इधर भी एक्सटेंशन होगा। तो मान लो कि अगर आपने इस पे फोर्स लगा और एक्सटेंड हुआ और फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में क्या हुआ, आया नहीं, मान लो परमानेंटली ये सेट कर गया, तो वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिक, यानी प्लास्टिसिटी, है ना। आपने किसी मटेरियल में फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में आपने इसे खींचा और खींचने के बाद में अगर ये मटेरियल अपने पोजीशन में फिर से ये अपने पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाया, तो वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाएगा क्या, प्लास्टिक मटेरियल, यानी प्लास्टिक प्रॉपर्टी कहा जाएगा उसे। ओके, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ पहले से भी आइडिया होगा। ओके, अब अगला इसी से रिलेटेड अगला टर्म को समझ लेते हैं, इलास्टिक क्या होता है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल बैक टू ओरिजिनल पोजीशन विद इन सर्टेन लिमिट विद द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड। ओके, अगर आपने इस मटेरियल पे फोर्स लगाया, मान लो टेंसाइल फोर्स आपने इस मटेरियल पे लगाया, तो इस मटेरियल पे आपने टेंसाइल फोर्स लगाया, तो टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद जैसे ही आप फोर्स को क्या करेंगे, आपने रिमूव किया, फोर्स को क्या किया आपने, रिमूव किया, तो फिर से ये जो मटेरियल है अपने ओरिजिनल डायमेंशन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो वैसे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिक प्रॉपर्टी। प्लास्टिक मतलब आपने जब फोर्स लगाया मटेरियल में तो इसका एक्सटेंशन तो हुआ, लेकिन एक्सटेंशन होने के बाद फिर से मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, तो वैसे प्रॉपर्टी को कहेंगे प्लास्टिक, यानी प्लास्टिसिटी। अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया तो मटेरियल जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ गया, तो वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाएगा इलास्टिक प्रॉपर्टी। ओके, अगला हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी जो मटेरियल का है, ब्रिटलनेस है, ठीक है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल गो अंडर लोड विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन। यानी कहने का मतलब है कि आपने किसी भी मटेरियल पे लोड अप्लाई किया, ये मटेरियल है, मटेरियल पे आपने लोड अप्लाई किया, है ना, तो ये विदाउट एक्सटेंड हुए हुए, है ना, विदाउट इसका एक्सटेंशन हुए हुए मटेरियल क्या हुआ, ब्रेक कर गया, है ना। मटेरियल का कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ और ये यहाँ से क्या किया, ब्रेक कर गया, उसी को कहा जाता है ब्रिटल, है ना। जैसे कि ग्लास, आप ग्लास में अगर कोई फोर्स लगाते हो, ग्लास में अगर कोई भी फोर्स लगाते हो या कंप्रेसिव फोर्स अगर कोई भी लगाते हो, तो क्या ग्लास का कोई एक्सटेंशन होता है, नहीं होता है। जबकि अगर वही मान लो कि ये ग्लास है, ग्लास में आपने फोर्स लगाया लेकिन इसका कोई भी परमानेंट एक्सटेंशन नहीं हुआ, फोर्स लगाते ही विदाउट चेंज हुए इसका जो है ब्रेकिंग हो जाता है, वैसे मटेरियल को कहा जाता है ब्रिटल मटेरियल।
ओके। अगर हम डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल मतलब होता है कि आपने कोई भी मटेरियल में, जैसे ये मटेरियल है, इस मटेरियल में आपने यहाँ पे कोई भी टेंसाइल फोर्स लगाया या कंप्रेसिव फोर्स लगाया है ना, या टेंसाइल फोर्स ही लगाया इस मटेरियल में। मान लो ये स्टील है, तो स्टील में जब आप फोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका एक्सटेंशन होगा। पहले आपका क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा स्टूडेंट, एक्सटेंशन होगा। और एक्सटेंशन होने के बाद ये क्या होगा, एक्सटेंशन होने के बाद ये कुछ इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको फॉलो करेगा। लेकिन ग्लास में ऐसा नहीं है, ग्लास में डायरेक्टली फोर्स लगाएंगे तो ये ग्लास टूट जाएगा, दैट इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। जबकि यहाँ पे ग्लास सॉरी स्टील के केसेस में जब आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन होने के बाद में ये वायर के फॉर्म में बनेगा, पतला इसका डायमीटर हो जाएगा लास्ट में, तब जाकर ये क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्टील है क्या है, स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, और हमारा ग्लास क्या है, ब्रिटल मटेरियल है ना। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका मटेरियल का, ये है टफनेस। सो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इनेबलिंग इट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड लाइक हैमर ब्लोज। ओके, तो कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी भी मटेरियल पे इम्पैक्ट लोड को डालते हैं तो कितना ये मटेरियल के इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द टफनेस। ओके, जैसे कि हैमर के कारण, हथौड़े के कारण किसी भी मटेरियल पे अगर आप कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा दें तो वो कहलाएगा कि ये कितना टफ है मटेरियल, है ना। हम कहते हैं कि ये मटेरियल काफ़ी टफ है। देन व्हाट डज इट मीन, टफनेस मतलब क्या हुआ कि कोई भी मटेरियल है, मटेरियल पे अचानक आपने कोई भी लोड किया, मान लो कि यहाँ पे डायरेक्ट आपने यहाँ पे हैमरिंग किया, तो हैमरिंग कुछ हाइट से करोगे आप, जब हैमरिंग आप करोगे तो सडनली यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड अप्लाई हो रहा है, तो उसको ये मटेरियल रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं, उसको ये मटेरियल ये रोक पा रहा है कि नहीं। रेजिस्ट करना मतलब रोकना, तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड द टफनेस। ओके, सो दैट ऑल कवर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मैंने जो भी अभी आपके सामने डिस्कस किया, ये मटेरियल्स के एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे, और डेफिनेटली यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखें। ओके, सो चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो गया होगा। तो चलते हैं, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, सो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म परमानेंटली विदाउट ब्रेकिंग एंड हैविंग हाई स्ट्रेंथ इज नॉन एज। आप देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म परमानेंटली, क्या हो रहा है, परमानेंटली डिफॉर्म हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग, है ना, ब्रेकिंग हुए बिना, एंड हैविंग हाई स्ट्रेंथ इज नॉन एज। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी मटेरियल है ना, ये मटेरियल है, इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से, ये डिफॉर्म हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ डायमीटर घट जाएगा, इस तरीके से डिफॉर्म हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग। ये भी ध्यान में रखना कि इसका कोई भी ब्रेकिंग नहीं हो रहा है, तो वैसे प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव, अब इसका ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला कह रहा है टफनेस, दूसरा कह रहा है हार्डनेस, तीसरा कह रहा है प्लास्टिसिटी, चौथा कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो आप लोग ज़रा सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे लगता है कि आपको जो मैंने अभी बताया है वहीं से सारे कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है कि आपने पढ़ा है सारी चीज़ें, और आपको आइडिया भी होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को या किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग बताइए कि क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल to deform permanently without breaking and having high strength is known as। आप देखिए टफनेस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, टफनेस के बारे में क्या बताया था मैंने, टफनेस क्या होता है, टफनेस मतलब कि कोई मटेरियल पे अगर कोई भी सडनली लोड आता है हैमर्स के कारण या हैमर ब्लोज के कारण, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उस इम्पैक्ट के कारण उसको टफनेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ओके, अब हार्डनेस की ओर चलते हैं। तो हार्डनेस के बारे में मैंने स्टूडेंट आपको क्या बताया था कि मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा ये किसी भी टाइप के क्या करते हैं, किसी भी टाइप के जो उस पर स्क्रैचिंग हो रहा है उस स्क्रैचिंग को रेजिस्ट करता है ना, तो उसे कहा जाता है हार्डनेस। सो ये भी नहीं होगा। थर्ड है प्लास्टिसिटी। तो स्टूडेंट प्लास्टिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मटेरियल जो होता है उसका परमानेंट एक्सटेंशन होता है विदाउट ब्रेकिंग उसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो ऐसे मटेरियल को कौन सा मटेरियल कहा जाता है, परमानेंटली, देख रहे हैं ना, परमानेंट
वैसे मटेरियल को कहा जाता है प्लास्टिक मटेरियल, यानी उस प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो होगा प्लास्टिसिटी। ओके, मुझे लगता है कि ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट से ज़रूर सीख गए होंगे जो मैंने आपको पहले बताया है, और इस कॉन्सेप्ट के द्वारा, इस क्वेश्चन के द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से हमने बताया कि प्लास्टिक होता है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके ऑप्शन के सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, है ना, तब जाकर के आप क्वेश्चन को सही टिक कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिसिटी। ओके, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी। अब कह रहा है कि मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जो डिफॉर्मेशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं। ओके, सो देखिए पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ। क्या है पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ, दूसरा है टफनेस, तीसरा है प्लास्टिसिटी, चौथा है ब्रिटलनेस। सो आप बताइए कि प्रॉपर्टी, मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जिसके कारण ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ कहेंगे कि वैसा प्रॉपर्टी मटेरियल से कारण वो डिफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, डिफॉर्म होने से रोक रहा है। यानी कि अगर हम बात करें इस फिगर को, तो जैसे मान लो कि कोई भी मटेरियल है ना, ये मटेरियल है इस तरीके से, है ना, ये मटेरियल है, तो इसमें आपने फोर्स को लगाया तो ये डिफॉर्मेशन होने से इस मटेरियल को, यानी ये जो डिफॉर्म होगा इस मटेरियल इस तरीके से, इस डिफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है। वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाएगा उस प्रॉपर्टी मटेरियल का स्ट्रेंथ। क्या कहा जाएगा, स्ट्रेंथ। जबकि टफनेस के बारे में मैंने आपको बताया कि टफनेस क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। प्लास्टिसिटी भी बताया, कहीं से भी इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ से नहीं आता है। ब्रिटलनेस अलग चीज़ होता है। ब्रिटलनेस मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल जिसमें विदाउट एक्सटेंशन हुए उसका ब्रेकिंग हो जाता है, उसे ब्रिटलनेस कहते हैं। प्लास्टिसिटी मतलब वैसे मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसके कारण इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है विदाउट रिगेनिंग इट्स शेप। टफनेस मतलब होता है प्रॉपर्टीज का, मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा उस पर सडन इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको रेजिस्ट कर सके, उसे टफनेस कहते हैं। सो कहीं से भी ऑप्शन बी जो है नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए, स्ट्रेंथ। ओके, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। ability of a material to deform permanently under compression, what, under compression without breaking is called। अब देखिए कि अब क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। कोई भी ये मटेरियल है, इस पे आप कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेसिव लोड आप लगा रहे हैं, तो इस मटेरियल में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इस मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग, है ना। ये मटेरियल डिफॉर्म होकर इस तरीके से हो गया, है ना, और उसका कोई ब्रेकिंग भी नहीं हुआ है। तो वैसे मटेरियल को कौन सा मटेरियल कहते हैं, वैसे मटेरियल को कहा जाता है मेलेबल। वैसे प्रॉपर्टीज, मटेरियल के वैसे प्रॉपर्टीज जिसमें कंप्रेसिव लोड लगाने के बाद में उसके जो डायमेंशंस हैं उसमें क्या होते हैं, परमानेंटली डिफॉर्मेशन होते हैं और विदाउट ब्रेकिंग के, तो वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलेबल। क्या कहा जाता है, मेलेबल। सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज मेलेबल। ओके, मेलेबल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डक्टिलिटी आप देख सकते हैं, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, मान लो किसी भी आप ये मटेरियल में आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने के बाद ये थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज कॉल्ड द डक्टाइल। ओके, सॉफ्टनेस अलग प्रॉपर्टी है। हार्डनेस मतलब होता है कि आपने किसी मटेरियल पे कोई भी स्क्रैचिंग किया, स्क्रैचिंग करने के बाद ये कितना इस फोर्स को रेजिस्ट कर पा रहा है, उसको कहा जाता है हार्डनेस। तो कहीं से भी ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं मिलता है, सिर्फ इसका करेक्ट आंसर मेलेबल होगा। तो देख रहे हैं कि आपको आंसर लगाने के लिए आपको सारे ऑब्जेक्टिव के जो ऑप्शंस है उस सारे ऑप्शंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, सो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। The energy stored in a material within elastic limit when it is under strain is called। ठीक है, बोला जा रहा है कि एनर्जी जो स्टोर होता है किसी भी मटेरियल में विद इन इलास्टिक लिमिट व्हेन इट इज अंडर स्ट्रेन। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजिलेंस। क्या कहा जाता है, रेजिलेंस। यानी कि जो स्टोर होता है, मान लो कि कोई मटेरियल है, मटेरियल में आपने यहाँ पे सडनली कोई भी फोर्स अप्लाइड किया, हैमरिंग किया, हैमर करने के बाद किसी भी हाइट से हैमरिंग करोगे, हथौड़ा मारोगे किसी मटेरियल पे, तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होता है, स्टोरिंग होता है। तो वो जो एनर्जी स्टोर होता है उस मटेरियल में, उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होता है उसको कहा जाता है रेजिलेंस। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, रेजिलेंस।
यानी कि जो एनर्जी स्टोर होता है, जाहिर सी बात है आप किसी मटेरियल पे हैमरिंग कर रहे हैं, काफ़ी हाइट से उसमें डाल रहे हैं तो एनर्जी स्टोर होगा, जाहिर सी बात है। तो जो एनर्जी स्टोर होता है ना स्टूडेंट, उस एनर्जी को कहा जाता है रेजिलेंस। याद रखिएगा, आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The property of metal which make it fit for cutting tools even at high temperature is called। क्या कहा जा रहा है? मेटेरियल का, मेटल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो जो है किसी भी कटिंग टूल को बनाने के लिए, है ना, जो कि हाई टेम्परेचर के कारण कटिंग टूल को भी बनाना है, तो वहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी होगा ये मटेरियल का? यानी कहने का मतलब है पहला ऑप्शन में दिया है वेयर रेजिस्टेंस, क्या दिया है पहला ऑप्शन में? वेयर रेजिस्टेंस, बी रेड हार्डनेस, बी शॉर्टनेस, डी कोरोजन रेजिस्टेंस। मतलब कहा जा रहा है किसी भी कोई भी मटेरियल है ना, ठीक है, अब मटेरियल है, अब कोई भी हाई टेम्परेचर पे है, जिसका बोला जा रहा है कि हाई टेम्परेचर पे है। अब हाई टेम्परेचर में उस मटेरियल को कट करने के लिए जो टूल बनाएंगे उसका क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? वैसे मटेरियल को क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉपर्टी जो होना चाहिए रेड हार्डनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेड हार्डनेस। क्यों रेड हार्डनेस? एक हार्डनेस तो आप समझ रहे हैं, हार्ड होगा कोई भी मटेरियल। मान लो कि हार्डनेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, हार्डनेस मतलब मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी होता है? हार्डनेस। हार्डनेस मतलब जब आप उस पर कोई भी स्क्रैचिंग कर रहे हैं तो उस पर स्क्रैच होने को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। तो जब भी हम किसी मटेरियल को कट करने का काम करेंगे तो मटेरियल क्या होना चाहिए? सफिशिएंटली हार्ड होना चाहिए। और रेड क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर बोला जा रहा है, इसलिए हाई टेम्परेचर पर जो प्रॉपर्टी होता है वो रेड हार्डनेस होता है। ओके, ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन नंबर 6। The most important property by virtue of which a metal becomes suitable for casting is known as। ठीक है, बोला जा रहा है कि मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा जो मेटल है कास्टिंग के लिए क्या हो? सुटेबल हो, वैसे प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है ना? तो स्टूडेंट्स में वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है फ्लूइडिटी। सॉरी, ये इस वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है यहाँ पे फ्लूइडिटी ही कहा जाता है, सॉरी फ्लूइडिटी ही कहा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में 2-3 प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि श्रिंकेज है, तो श्रिंकेज अलग प्रॉपर्टी है, कंबस्टिबिलिटी अलग है और फ्यूजिबिलिटी अलग है, सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन ये मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर में ये जो प्रॉपर्टीज़ लाइज करते हैं ये क्या करते हैं? फ्लूइडिटी ही है। फ्लूइडिटी के कारण जो है आप किसी मटेरियल को कास्ट कर सकते हैं किसी मटेरियल के साथ में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फ्लूइडिटी हो जाएगा, ठीक है। और भी जो इसमें आप जो देख रहे हैं, ये जो अलग प्रॉपर्टीज़ जो देख रहे हैं, ऑप्शन जो है फिजिबिलिटी है, श्रिंकेज है, कंबस्टिबिलिटी है, तो ये सारे यहाँ पे मैच नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो फ्लूइडिटी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग, है ना। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल का वह एबिलिटीज के कारण वो डिफॉर्म होता है विदाउट ब्रेकिंग, है ना। ब्रेक किए बिना क्या होता है? डिफॉर्म होता है। वैसे प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है ना। तो वैसे प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है आप देख करके बताएं। पहला है रेजिलेंस। रेजिलेंस तो मैंने बताया था, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होता है मटेरियल का, क्या होता है? स्टोरिंग होता है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होता है। क्रीप अलग चीज़ है। प्लास्टिसिटी, अब प्लास्टिसिटी देखिए क्या बोल रहा है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेक किए बिना अगर कोई मटेरियल इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है तो वैसे मटेरियल के प्रॉपर्टी को ही तो कहा जाता है प्लास्टिसिटी। उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्लास्टिसिटी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी हियर। इलास्टिसिटी तो आप समझते हैं, इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण जो है वो जो मटेरियल है आप फोर्स को रिमूव करने के बाद में अगर आपने फोर्स लगाया है और फोर्स को रिमूव किया तो फिर से अपने पोजीशन को रिगेन कर लिया तो वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है, यानी प्लास्टिसिटी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। द स्टील यूज्ड फॉर कटिंग टूल इज नॉन एज, है ना। बोला जा रहा है कि वैसा स्टील जो कटिंग टूल के लिए यूज़ किया जाता है वैसे स्टील को क्या कहा जाता है ना। तो वैसे स्टील को जो कहा जाता है वो हाई कार्बन स्टील कहा जाता है, क्योंकि कटिंग करने के लिए जो भी स्टील का यूज़ किया जाता है उसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? ज़्यादा होती है। कुछ क्वेश्चन जो है उसमें आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, है ना। अब कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने का कारण है इसका, है ना। तो कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण जो है उसका यूज़ कटिंग टूल में वहाँ पर किया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन में चलते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9। स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन कास्ट और कंपेयर टू 10 कास्ट स्टील। एक्चुअली में ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो ये मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्वेश्चन में है क्या इस क्वेश्चन में। बोला जा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन कास्टिंग, कास्ट आयरन। एक्चुअली में ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, तो इसे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे हम लोग। बोला जा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन कास्टिंग, कास्ट आयरन कास्टिंग एज कंपेयर टू कास्ट स्टील कास्टिंग, एज कंपेयर टू कास्ट स्टील कास्टिंग। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है कास्ट आयरन कास्टिंग का कास्ट स्टील कास्टिंग से क्या है, ज़्यादा है, मोर है, लेस है, इक्वल है, नन ऑफ दीज है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन कास्टिंग का जो ये स्ट्रेंथ है वो आपका लेस होता है कास्ट स्टील कास्टिंग से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कास्ट आयरन कास्टिंग का जो स्ट्रेंथ होता है कास्ट स्टील कास्टिंग से क्या होता है, कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जिसमें लेस देन है, सॉरी ये सी नंबर है, ये बी नंबर जिसमें लेस देन है वो होगा। ठीक है, यानी कास्ट आयरन जो आपका कास्टिंग होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है कास्ट स्टील कास्टिंग से क्या होता है, कम होता है। कास्टिंग मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल को जो हम उसको शेप देते हैं उसको कास्टिंग कहा जाता है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन है कुछ मैकेनिकल से भी रिलेटेड है ना, तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कास्टिंग जो प्रॉपर्टी होता है वो मैकेनिकल के अंदर में होता है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे क्योंकि मैकेनिकल के अंदर में भी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ने हैं, है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो कास्ट जो आयरन कास्टिंग होता है कास्ट स्टील कास्टिंग से क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ लेस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 10th नंबर देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, है ना, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है मेमोराइजेबल होते हैं तो वो चीज़ आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे, है ना। जैसे कार्बन का परसेंटेज होता है तो वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना, बट जो कॉन्सेप्ट की जहाँ चीज़ें वो मैं आपको खुद बताते हुए चलूँगा, है ना। टंगस्टन इज एडेड टू इन प्लेन कार्बन स्टील इन ऑर्डर टू, टंगस्टन का जो एडिशन किया जाता है प्लेन कार्बन स्टील में किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, इसका जो आपको पूछा जा रहा है क्या कारण है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, टंगस्टन को प्लेन कार्बन स्टील में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि ये इसे रेड हार्ड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो रेड हार्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टंगस्टन को यूज़ करते हैं कार्बन स्टील के अंदर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर होगा, इंक्रीज इट रेड हार्डनेस, मतलब इसका जो रेड हार्डनेस है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग टंगस्टन को प्लेन कार्बन स्टील में ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड में बोला जा रहा है मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग हेलिकल स्प्रिंग, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। मेक इट सुटेबल टू एज टू यूज ऑन इम्पैक्ट लोडिंग, ऐसा भी नहीं है। नन ऑफ दी पेपर, ये तो नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं 11 नंबर में। द प्रॉपर्टी विच मेक्स द मटेरियल सुटेबल टू बी शेप्ड इजीली बाय हैमरिंग, बेंडिंग, रोलिंग etc विदाउट क्रेक और फ्रैक्चर इज टर्म्ड एज ए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच मेक द मटेरियल सुटेबल टू बी शेप्ड इजीली, मतलब उसी भी किसी भी शेप में शेप किया जाए उसके लिए जो प्रॉपर्टी होता है हैमरिंग करके, हैमरिंग कर मतलब हथौड़ा यूज़ करके, बेंडिंग करके, मोड़ करके, या फिर उसको रोल्ड करके, विदाउट क्रेक और फ्रैक्चर। ठीक है, विदाउट क्रेक और फ्रैक्चर, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डाइलेटेबिलिटी। क्या कहा जाता है, डाइलेटेबिलिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में आप देखो डक्टाइल, डक्टाइल मैंने क्या बताया था, डक्टाइल मतलब किसी भी मटेरियल पे आप अगर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने के बाद में उसका क्या होता है, परमानेंट इसका एक्सटेंशन होता है और विदाउट ब्रेकिंग हुए इसका जो एक्सटेंशन लंबे समय तक हो सकता है वायर के रूप में, उसको डक्टाइल कहा जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल नहीं रहा। मेलेबिलिटी मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल पे आप यहाँ कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो उसके डायमेंशंस में क्या हो रहा है, चेंजिंग होते हैं, उसके क्या होते हैं, उसके डायमेंशंस में चेंजिंग होते हैं विदाउट ब्रेकिंग। किस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, मेलेबल। क्या कहा जाता है, मेलेबल, यानी मेलेबल, मेलेबिलिटी।
सो करेक्ट ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। सो इसके अकॉर्डिंग इस जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि आप वैसा प्रॉपर्टी मटेरियल का जिसके कारण आप किसी भी शेप में उसको चेंज कर सकते हैं, हैमरिंग करके यानी हथौड़ा मार करके, बेंड कर करके, रोल कर करके, विदाउट क्रैक और फ्रैक्चर, याद रहना चाहिए उसमें कोई क्रैकिंग और फ्रैक्चर नहीं आना चाहिए। वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है डाइलैटेबिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, जो जनरल प्रॉपर्टी है सबको मालूम होता है, डक्टिलिटी, मेलाबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, है ना, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो है सबको मालूम नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 12 नंबर में चलते हैं हम लोग। द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज इट्स। अब बोला जा रहा है कि कोरोजन रेजिस्ट जो है मटेरियल का ये क्या होता है, कौन सा प्रॉपर्टी है इसका। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिया है, बी दिया है, क्या देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तो कभी होगा ही नहीं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तो अलग प्रॉपर्टी है, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है यहाँ से। केमिकल प्रॉपर्टी, अब कोरोजन रेजिस्टेंस जो है ये क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। सी जो है आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सी नंबर में दिया हुआ है थर्मल प्रॉपर्टी और डी नंबर में दिया है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो क्या ये कोरोजन रेजिस्टेंस जो है थर्मल प्रॉपर्टी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी भी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि मान लो हम हमेशा बात करते हैं जब आरसीसी पढ़ाते हैं कोई भी मटेरियल, तो कोई भी स्टील है, स्टील को हम लोग बोलते हैं कि हमेशा स्टील में हम लोग कंक्रीट कवर डालते हैं। देखिए हर चीज़ का कनेक्शन है, स्टील में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट कवर डालते हैं। डायरेक्ट हम कंक्रीट को इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अगर स्टील इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके, स्टू के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे कोरोजन को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कोरोजन रेजिस्टेंस है ये कौन सा प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस में। द डिटेरियोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल व्हेन सब्जेक्टेड टू ए रिपीटेडली अप्लाइड स्ट्रेस इज टर्म्ड एज। ठीक है, बोला जा रहा है कि डिटेरियोरेशन जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में व्हेन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड, यहाँ नोट करना है, रिपीटेड अप्लाइड स्ट्रेसेस। ठीक है, जहाँ भी रिपीटेड अप्लाइड स्ट्रेस आ रहा है उसका आप समझिएगा कि जहाँ पे बार बार जो है वहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाता है फटीग। क्या कहा जाता है, फटीग। याद रखिएगा, फटीग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फटीग। मतलब जहाँ पे भी रिपीटेड स्ट्रेस हो, रिपीटेड स्ट्रेस का एप्लीकेशन हो, बार बार एप्लीकेशन हो स्ट्रेस का, तो वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को कहा जाता है फटीग। ठीक है, क्रीप अलग चीज़ें हैं, है ना, आइसोट्रॉपिक अलग चीज़ें हैं, इलास्टिसिटी भी अलग चीज़ें। इलास्टिसिटी मतलब होता है, आपने बताया था, मैंने बताया था आपको कि मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी के कारण ये जो है फोर्स लगाने पे ये एक्सटेंड होता है और फिर से अपने जगह को रिगेन कर लेता है, उसे इलास्टिसिटी कहा जाता है। आइसोट्रॉपिक मतलब होता है कि जो मटेरियल को प्रॉपर्टीज़ है एक डायरेक्शन में उसे कांस्टेंट होते हैं, आइसोट्रॉपिक। ठीक है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होते हैं एक डायरेक्शन, उसे आइसोट्रॉपिक कहा जाता है ना। होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक कॉन्सेप्ट है, वो रिलेटेड है, वो अलग चीज़ है। फटीग तो रिवर्सल ऑफ जो कंटिन्यूसली यानी रिपीटेडली जो अप्लाइड होता है स्ट्रेस का, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है फटीग। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाता है यहाँ से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। The maximum limit of stresses which may be applied indefinitely large number of times without causing failure by fatigue। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्ट्रेस विच में बी अप्लाइड इंडिफिनेटली लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या कर रहे हैं, स्ट्रेसेस को बार बार अप्लाई कर रहे हैं इंडिफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट काउजिंग फेलियर, और फेलियर भी नहीं हो रहा है इसका, तो वैसे लिमिट को कहा जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे लिमिट को कहा जाता है इंड्योरेंस लिमिट। क्या कहा जाता है, इंड्योरेंस लिमिट। मतलब बार बार स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं इंडिफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, तो जो लिमिट होता है ना, उस लिमिट को स्टूडेंट्स कहा जाता है इंड्योरेंस लिमिट। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ओके, प्लास्टिक लिमिट अलग है, इलास्टिक लिमिट भी अलग है, स्ट्रेस लिमिट भी अलग है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप जान रहे हैं पहले से। प्लास्टिक लिमिट मतलब जहाँ पे मटेरियल का जो है प्लास्टिसिटी का कंडीशन आता है। इलास्टिक भी उसी तरीके से, जब मैं स्ट्रेस रेजिस्टेंट डायग्राम एक बार खींचूंगा तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है, या जो इंपॉर्टेंट लिमिट है उसे कहा जाता है इंड्योरेंस लिमिट। ओके, सो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपकी क्लैरिफाई हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
इफ अ मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस इट इज सेड टू बी। अगर किसी मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज है किसी भी ऑल डायरेक्शंस में सेम हो तो वैसे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है आइसोट्रॉपिक। क्या कहा जाता है? आइसोट्रॉपिक। याद रखिएगा, वैसे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है आइसोट्रॉपिक। मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जिसके कारण हर एक डायरेक्शन में उसका जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगा तो उसे कहेंगे आइसोट्रॉपिक। ठीक है। और होमोजीनियस अलग चीज़ है। ठीक है। इलास्टिक अलग चीज़ है, ऑर्थोट्रॉपिक अलग चीज़ है। ठीक है। ये मैं अभी आऊँगा तो बताऊँगा अगले क्वेश्चंस में जहाँ पे ये आने वाला है। ठीक है। तो एक तो आप समझ गए कि अगर हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो तो वैसे कहा जाता है आइसोट्रॉपिक। अब देखिए एक प्रॉपर्टी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो होमोजीनियस का है। ठीक है। तो ये तो एक ऑल डायरेक्शंस में ये प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। ठीक है। अगर थ्रो आउट ऑफ द वॉल्यूम अगर प्रॉपर्टी सेम हो, अगर प्रॉपर्टीज थ्रो आउट ऑफ द वॉल्यूम मटेरियल का सेम हो तो वैसे प्रॉपर्टीज को कहा जाता है होमोजीनियस। ठीक है। ये सिर्फ बोला जा रहा है प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है। बट थ्रो आउट ऑफ द वॉल्यूम नहीं बोला जा रहा है। अगर जैसे ही थ्रो आउट ऑफ द वॉल्यूम बोला जाएगा यानी एक्स वाई एंड जेड 3 डायमेंशंस जो है इसके हर एक डायरेक्शन में हर एक जगह पे अगर सेम है तो वैसे प्रॉपर्टी को कहा जाएगा होमोजीनियस। क्या कहा जाएगा? होमोजीनियस। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ए बॉडी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, क्या बोला जा रहा है? थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, तो उसे कहा जाएगा होमोजीनियस। याद रखिएगा, वैसे प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा? होमोजीनियस, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पर यूनिट एरिया, ये एरिया एक्चुअली, ठीक है, बाय द बॉडी ऑन विच द फोर्सेज ऑफ डिफॉर्मेशन एक्ट इज कॉल्ड एज। ये चीज़ आप लोग पहले से भी पढ़े हैं, आप मुझे लगता है कि ये चीज़ पता होगा। देखिए मान लीजिए कोई भी एक ये सर्कुलर ये बार है या फिर कोई भी मटेरियल है, इसमें अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पी फोर्स लगाया है, ठीक है, तो अगर आप फोर्स लगाओगे किसी भी मटेरियल का तो मटेरियल पे भी कुछ अपना, मटेरियल का भी कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है कि जितना फोर्स आप इसे अप्लाई करके लगा रहे हो उतना ही फोर्स ये आप यहाँ पे रेजिस्ट भी करता है। जैसे यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे भी रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, जितना पी अमाउंट ऑफ फोर्स आप यहाँ से खींच रहे हो उतना ही पी अमाउंट ऑफ फोर्स से ये भी अपने क्योंकि इस मटेरियल का तो अपना प्रॉपर्टी भी है कि जितना आप फोर्स लगाओगे वो भी तो इस फोर्स को रोकने की कोशिश करेगा, तो वही जो फोर्स है ना वो रेजिस्टिंग फोर्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेजिस्टिंग फोर्स, जिसको मैंने यहाँ पी से यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया है मैंने, ये जो फोर्स लग रहा है ना, तो ये जो फोर्स लग रहा है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्या? एरिया पर यूनिट, यानी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स P डिवाइडेड बाई में एरिया, यानी जो ये एरिया आप देख रहे हो, ये जो एरिया है उस तरीके से एरिया होगा। जो भी अगर सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। जो भी एरिया होगा, अगर रेक्टेंगल है तो उसका अलग एरिया होगा, सर्कुलर है तो अलग ही होगा, अगर स्क्वायर है तो उसका अलग होगा। तो ये P/A जो आप लिख रहे हैं ना, इंटरनल फोर्स, याद रखिएगा इंटरनल फोर्स जो मैंने अभी क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाया है, इसमें जो मैंने फोर्स दिखाया है ये वाला फोर्स नहीं, ठीक है, ये तो अप्लाइड फोर्स है, लेकिन जो रेजिस्ट कर रहा है वो वाला फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स हुआ। तो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस। आप लोग ऑलरेडी पता है ना, आप लोग ऑलरेडी क्या है पता है कि वैसे प्रॉपर्टीज जो होता है, वैसे इंटरनल फोर्स जो रेजिस्ट करता है पर यूनिट एरिया उसको कहा जाता है स्ट्रेस, ठीक है। ये तो स्ट्रेस हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाट? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेस। बट यहाँ पे 2-3 और चीज़ें दी गई हैं, स्ट्रेन, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन। अब तीनों ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। स्ट्रेन को मैं इसमें बता देता हूँ, या फिर रहने दो, स्ट्रेन जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं करूँगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन से ही चल रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता रहे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट। अब देखिए स्ट्रेस का यूनिट पूछा जा रहा है एसआई यूनिट में, तो आप बता सकते हैं क्या हो सकता है यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट? काफ़ी इजी है। अगर फोर्स का यूनिट क्या हो? न्यूटन हो, तो स्ट्रेस का यूनिट अपने स्ट्रेस बराबर जानते हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, स्ट्रेस बराबर यानी सिग्मा इज इक्वल टू, तो P का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, यानी फोर्स न्यूटन में होगा या किलो न्यूटन में होगा, बट क्वेश्चन में हमको देखना है ना, तो न्यूटन हो गया ऐसा यूनिट। और डिवाइड बाई एरिया कुछ में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी, या सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, या mm स्क्वायर में हो सकता है, बट क्वेश्चन में अगर mm में है तो mm ही ले लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अब जो भी हम ले रहे हैं, पहले देखिए किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट में नहीं है, क्योंकि एसआई यूनिट में फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है, तो ये तो आंसर, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट में दिया गया है।
अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर जो है किलोग्राम पर एमएम। अब बताइए फोर्स का यूनिट कभी केजी होगा, एसआई में नहीं होगा, और एमएम तो खैर ये तो आपका ये ऑप्शन केजी तो होगा ही नहीं, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन में आप देखिए, तो सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन में है और एरिया का यूनिट एमएम स्क्वायर में है, तो ये ऑप्शन मैच करता है आपका। ठीक है, अगला बार भी चलेंगे, देखिए न्यूटन पर ई मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो कहीं से है नहीं, ठीक है, क्योंकि मीटर में डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। स्ट्रेस का यूनिट देखा आपने किस तरीके से इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन MKS यूनिट, बट इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा यूनिट से ही पूछे जाते हैं, बट MKS में अगर दिया हुआ है तो मैं इस एक बार आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो MKS मतलब जानते होंगे CGS, MKS और SI यूनिट, है ना। CGS मतलब क्या, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। CGS में क्या करते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। SI तो जानते ही हैं, और MKS में करते हैं मीटर में, केजी में और सेकंड में। क्या में, मीटर में और केजी में और सेकंड में। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड में। SI में आप तो जानते ही हैं मीटर में होता है, न्यूटन में होता है। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फोर्स किलोग्राम में है और ये जो एरिया है मीटर स्क्वायर में है, तो आपका फोर्स केजी में और एरिया मीटर स्क्वायर में, यानी AMK सिस्टम को फॉलो कर रहा है। सेकंड में देखिए किलोग्राम पर सेंटीमीटर, तो केजी तो ठीक है, सेंटीमीटर कभी भी एरिया का यूनिट नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन तो SI यूनिट में है और मीटर स्क्वायर तो आपका चीज में तो कहीं से कॉम्बिनेशन बैठने, ये भी गलत है। किलोग्राम मीटर तो होगा नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, सो मुझे लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिफाई हो गया होगा। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट मिले, और आपको ऑब्जेक्टिव अगर करना है तो यही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज आप थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ करके सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में एडजस्ट होंगे। और लास्ट में मैं एक बार आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम स्टील का दिखा देना चाहता हूँ, यानी बना करके दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना मटेरियल के रिलेटेड, है ना। तो देखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम किस तरीके से होता है, आप लोगों ने सबको भी पढ़ा होगा। यहाँ पे वाई एक्सिस पे यहाँ पे स्ट्रेस को लिया जाता है ना, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में यहाँ पे स्ट्रेन होते हैं, है ना, क्या होते हैं, स्ट्रेन होते हैं। ओके, अगर हम इसकी अगर हम ड्रॉ करें इसका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील का, तो किस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से स्ट्रेस पहले जाता है यहाँ पे, है ना, स्ट्रेस गया, स्ट्रेस जाने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा फॉलो करता है ना। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कांस्टेंट होगा सी तक, फिर सी से नीचे चला जाएगा, डाउन जाएगा, फिर डाउन जाने के बाद फिर से यहाँ पे अप जाएगा, अप जाने के बाद में यहाँ से फिर डाउन जाएगा। मतलब यहाँ तक जो आपका जो पॉइंट है ए तक, यानी ओ से ए तक का जो पॉइंट है स्टूडेंट, ओ से ए तक का जो पॉइंट है, यहाँ देखिए यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कहा है हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट है, जितना आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ए से बी तक देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए से बी तक, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट नीचे वाला जो देख रहे हैं आप डी है, और ये पॉइंट ई है। स्टूडेंट ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो भी आप देख रहे हो ओ से लेकर ए तक जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ये कहलाएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ओ वाला जो पार्ट देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ वाला पार्ट जो स्ट्रेट लाइन है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है ओ ए तक। ठीक है, जो बी पे स्ट्रेस होता है ना उसको कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। क्या कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, इलास्टिक लिमिट हो गया आपका। बी टू सी में क्या होता है, स्ट्रेन इंक्रीज होता है विथ लिटिल इंक्रीज इन स्ट्रेस, है ना। और बी से सी तक क्या होता है, यहाँ पे जो बी से सी तक है स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, बहुत कम होता है स्ट्रेस में इंक्रीज, लेकिन स्ट्रेन वहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में क्या होता है, इस जगह पे सी जो होता है आपका यहाँ पे ये अपर यील्डिंग होता है, यहाँ पे मतलब यील्ड पॉइंट होता है, आगे यील्डिंग होता है, और डी पे जाकर के वो कम होता है, यानी कि यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है, अब पॉइंट ई तक जो होता है ये नेकिंग रीजन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, नेकिंग रीजन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो जो यहाँ पे ई पे जो स्ट्रेस कहलाता है ना, ये कहलाता है आपका किस टाइप का स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। ई पे जो स्ट्रेस होगा आपका ये कहलाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या कहलाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। देखिए स्टूडेंट जो भी अभी आरसीसी पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में,
तो फाइनल में स्टेज जो पढ़ रहे हैं बच्चे, तो मैंने बताया था कि लिमिट स्टेट में उसके फाइनल कंडीशन में जाकर के, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस वाले पॉइंट तक जाकर के डिसाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम मटेरियल का पूरा अल्टीमेट, मतलब जितना भी स्ट्रेंथ है उस मटेरियल का, पूरे स्ट्रेंथ का हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो हमें होना भी वही चाहिए कि जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है उसका हम यूटिलाइज कर ले, और हमारा उससे क्या होगा कि जितना भी हमें स्ट्रेंथ चाहिए उतना स्ट्रेंथ भी ले पा रहे हैं, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिकल भी होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग लिमिट स्टेट तक करते हैं। अब देखिए फाइनल पॉइंट जो एफ है, यहाँ पे जाकर के मटेरियल का फ्रैक्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरीके से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम वैरी कर रहा है यहाँ पे माइल्ड स्टील के लिए। तो फ्रैक्चर होने से पहले कितना सारा कंडीशंस यहाँ पे हो रहा है कि हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जहाँ यहाँ पर देखिए इस पॉइंट तक ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट बी, सी और डी में सब जगह पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कंडीशंस चेंज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये मटेरियल फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और पे फ्रैक्चर कर जाता है। तो इसलिए ये मटेरियल कैसा है? डक्टाइल मटेरियल है। अगर वही ग्लास है तो ग्लास में डायरेक्टली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटल हो जाएगा। तो मैंने जो भी अभी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस थे, यानी मैंने उस क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट को निकाला है, ताकि बच्चे को होता है कि जब बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ते हैं तो उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर उसको दे दिया जाए कि तुम बाबू प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को पढ़ो, है ना, अगर 5 प्रॉपर्टी के बारे में बोला जाए और उसके बाद पूछा जाए 10 मिनट के बाद में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सर प्रॉपर्टी मेलाबिलिटी कह रहा था, कोई डक्टिलिटी कहलाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। इसलिए मैंने क्वेश्चन से करा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपके माइंड में एक इमेज बनेगा उस फिगर के थ्रू, हाँ ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का बैच है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ऑल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं। मोस्टली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जिसके लिए ये लास्ट सेमेस्टर है, वो अपने बिल्कुल एक टारगेट सेट कर ले और उसके लिए प्रिपेयर करें। सो मुझे लगता है कि ये बैच आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग रेगुलर जब भी ये बैच हो तो आप लोग जरूर अटेंड करें। मुझे लगता है कि ये बैच आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से पास आउट होने के बाद में, है ना, क्योंकि आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, और वीडियो में कोई भी डाउट्स होगा तो आप बिल्कुल डाउट्स को क्लैरिफाई कर लें जब भी हमारा लाइव सेशन हो। और मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।